जिन ये शब्द ऐसा शब्द है कि ये शब्द सुनते ही सभी के दिमाग में अलादीन और उसका जादुई चिराग आ जाते हैं। लेकिन जिन शब्द ये अरबी भाषा से लिया गया है, जिसमें जिन और जिन्नात होते हैं। जिन वास्तव में बताया जाता है कि ये आम भूत प्रेतों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये अक्सर पुरानी हवेली, खाली जगह या फिर बहुत बड़े बड़े गुफाओं में रहना पसंद करते हैं और ये काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और जिन्नों को सफ़ेद रंग और भोजन बहुत प्रिय होता है। तो आज की कहानी एक ऐसे जिन के बारे में है जिसको इफ़रित जिन कहा जाता है और इफ़रित जिन जो कि इंसानी रूप में रहना पसंद करते हैं और वो हमारे जैसे ही इंसानों के साथ शादी भी करना पसंद करते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और ये इंसानों को बहुत ही जल्दी अपना दोस्त बना लेते हैं। और इफ़रित जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इस पर विश्वास करना जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस कहानी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तो इस कहानी में हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ समीर और आप सुन रहे हैं समीर की कहानियाँ। और आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले अनोखे और दिलचस्प स्टोरी का आप अच्छे से आनंद ले सकें। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अब से हम आपके लिए हर सप्ताह में एक नया स्टोरी या टॉपिक लाया करेंगे और अगर हो सके तो हम आपको कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा स्टोरी हम आपके लिए लेके आ सकें। और दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे चैनल का कुछ और भी कहानी का लिंक दिया है, तो प्लीज़ अगर समय मिले तो एक बार उन सब कहानी को भी ज़रूर सुनें। तो आइए आपको लेके चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी में एक प्यारा सा जोड़ा है जिनका कुछ ही दिनों के बाद शादी होने वाला है, जिसमें लड़के का नाम इदरिस है और लड़की का नाम फातिमा है। और आज कहानी हमें इन्होंने ही भेजी है, जो कि इनके साथ के बीती हुई घटना है। और ये रहने वाले असम में एक बहुत ही प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ के एक विलेज बालुकागुड़ी के हैं। और आज की कहानी में ये दोनों मेन किरदार हैं जिनके बारे में ही ये कहानी है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इदरिस, जो कि कपड़े का व्यापारी है, जो कि अपने बाइक में ही कपड़े का एक लट्ठा बना के घर घर जाके कपड़ा बेचते हैं और इस काम से इदरिस की अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन इनके परिवार में इनके अब्बू यानी इनके पिताजी, जिनकी उम्र लगभग 60 साल से भी ज़्यादा है, और अक्सर ही इनका तबीयत खराब रहा करता है, जिसके कारण से वो कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं और वो ज़्यादातर घर में ही रहा करते हैं। और इनकी माँ यानी इनकी अम्मी, जो कि पूरी तरह से हाउसवाइफ है, और ये एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा परिवार है जिनका नियम से 5 टाइम नमाज पढ़ना, किसी को भी बुरी बात नहीं बोलना, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिवार है बिल्कुल ही सीधा साधा परिवार है। और दूसरी तरफ फातिमा, जो कि पढ़ने में बहुत तेज है और थोड़ी चुलबुली स्वभाव की है और घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और इनके पिताजी यानी इनके अब्बू, जो कि किराने के दुकान चलाते हैं, और इनकी माँ यानी इनकी अम्मी भी एक हाउसवाइफ है। और इनके घर में इदरिस के घर जैसा नहीं होता है कि 5 टाइम नमाज पढ़े, बल्कि इनको जब वक्त मिलता है तब ये नमाज पढ़ लेते हैं। तो होता ये है कि इदरिस एक दिन कपड़े लेकर बेचने के लिए घर से निकलते हैं। और आपको बता दें कि इदरिस के घर से लगभग कुछ ही दूरी में फातिमा का घर है। तो इदरिस जैसे ही घर से निकलता है तो फातिमा के पिताजी की नज़र इदरिस पे पड़ जाती है। तो फातिमा के पिताजी इदरिस को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, इदरिस बेटा कहाँ जा रहे हो? तो जवाब में इदरिस कहता है, चाचा
मैं कपड़े बेचने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। तो फातिमा के पिताजी पूछते हैं तो तुम कब तक लौटोगे? तो इदरिस कहता है मुझे लौटने में शाम हो जाएगी, तो मैं शाम को लौटूंगा। लेकिन आपको कुछ काम है क्या मुझसे? तो फातिमा के पिताजी कहते हैं नहीं, तुमसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या वो घर पर है? तो इदरिस जवाब देता है हाँ, वो घर पर ही है। और ये बोलकर इदरिस वहाँ से कपड़े बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल देता है। इधर फातिमा के पिताजी के मन में पता नहीं क्या चलता है कि वो थोड़ी देर में अच्छे से तैयार होकर बाजार से कुछ मिठाई लेके आता है और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर इदरिस के घर चला जाता है। और वो जब इदरिस के घर पहुंच जाता है तो दरवाजे के पास खड़े होकर पूछता है घर में कोई है? तो उधर से इदरिस की माँ आवाज़ देती है कौन है? तो फातिमा के पिताजी जवाब में कहते हैं भाभी मैं हूँ। तो इदरिस की माँ फातिमा के पिताजी और माँ को देख के हैरान हो जाती है और पूछने लगती है क्या हुआ भाई साहब, आज आप लोग यहाँ? तो जवाब में फातिमा के पिताजी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। तो इदरिस की माँ उन्हें अंदर आके घर में बैठने के लिए कहती है। तभी घर के अंदर से इदरिस के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। तो वो भी उन्हें देख के आश्चर्य हो जाते हैं और फिर फातिमा के परिवार से पूछते हैं क्या बात है, आज आप लोग यहाँ पे? तो फातिमा के पिताजी कहते हैं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आए हैं। तो कुछ देर ऐसे ही इधर उधर की बातें होती है। फिर फातिमा के पिताजी कहते हैं भाई साहब, हम आपसे बहुत दिन से ये बात बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो इदरिस के पिताजी कहते हैं क्या बात है? तो फातिमा के पिताजी कहते हैं भाई साहब, हमारी बेटी फातिमा का रिश्ता लेके आए हैं आपके पास और हमें इदरिस बहुत पसंद है। क्या आप आपके बेटे इदरिस की शादी हमारी बेटी फातिमा से करना चाहेंगे? तो ये बात सुनकर इदरिस के माता पिता दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। और बात ये है कि इदरिस के परिवार को भी फातिमा बहुत अच्छी लगती है, जो कि देखने में एकदम गुड़िया जैसी है। तो ये बात सुनकर इदरिस के परिवार मान जाते हैं और दोनों ही शादी के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये बात सुनकर फातिमा के परिवार भी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद शादी का दिन फाइनल करने के लिए आएंगे कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर इदरिस का परिवार बहुत ही खुश हो जाते हैं और इदरिस की माँ कुछ अच्छे पकवान बनाने की तैयारी करती है कि इदरिस आज जब घर आएंगे तो इदरिस को आज कुछ अच्छे पकवान खिलाने के बाद ही ये खुशखबरी इदरिस को देंगे। उधर इदरिस अपने सारे कपड़े बेचकर अपने घर लौट रहा था। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और इदरिस घर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अपने घर घुसता है तो इदरिस की माँ उसे हाथ पैर धो के खाने के लिए कहती है। तो ये बात सुनकर इदरिस कहता है क्या बात है माँ, आज आप बहुत खुश लग रही हो। जवाब में इदरिस की माँ कहती है बेटा, आज हमने तुम्हारे पसंद के सारे खाना बनाए और आज हमारे परिवार में बहुत ही खुशी की बात है। तो इदरिस कहता है ठीक है माँ, आप खाना लगाओ, मैं अभी अपने हाथ मुंह धो के आता हूँ। इदरिस हाथ मुंह धोने के बाद अपने घर के खाने के टेबल के पास जाता है तो वो देखता है वाकई में आज खाने में सारे ही इदरिस के पसंदीदा चीज़ों में से थे। ये देखकर इदरिस कहता है माँ क्या बात है, आज तो आप बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो और आपने मेरे सारे पसंदीदा चीज़ें बनाई हैं। तभी इदरिस के पिताजी वहाँ आते हैं और कहते हैं हाँ, आज बहुत ही खुशी का दिन है। तो ये बात सुनकर इदरिस सोच में पड़ जाता है कि क्या बात है। तभी इदरिस की माँ बताती है कि आज फातिमा के परिवार वाले यहाँ पे आए थे, उन्होंने फातिमा का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके आए थे। वो फातिमा की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, लेकिन हम और तुम्हारे पिताजी तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या राय है।
तो इदरीस कहता है माँ आप लोगों का क्या इच्छा है। तो इदरीस की माँ कहती है बेटा मुझे और तुम्हारे पिताजी को फातिमा बहुत पसंद है और हम भी तुम्हारी शादी फातिमा से करना चाहते हैं। तो इदरीस कहता है ठीक है जैसी आप लोगों की इच्छा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फातिमा से शादी करूं तो ठीक है मैं फातिमा से शादी करूंगा। तो ये बात सुनकर इदरीस के माता पिता दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी बैठ के खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और फिर जब ये बात फातिमा के पिता को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद फातिमा के पिताजी शादी के दिन लेने के लिए इदरीस के घर एक मौलवी साहब को लेके आते हैं और फिर इदरीस और फातिमा की शादी का दिन तय होता है जो कि 6 महीने बाद का होता है। और फिर फातिमा के पिताजी शादी का दिन तय होने के बाद वो चले जाते हैं। इधर इदरीस को शादी का बात सुनकर फातिमा से मिलने का बहुत मन कर रहा होता है। तो वो अपने माँ से कहता है माँ मुझे फातिमा से मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मेरे साथ फातिमा के घर चलेंगे। तो इदरीस की माँ कहती है ठीक है आज शाम को चलेंगे। फिर कुछ देर शाम होने के बाद इदरीस बाजार से कुछ मिठाई लेके आते हैं और अपनी माँ को लेके फातिमा के घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर में ही वे लोग फातिमा के घर पहुँच जाते हैं। तो फातिमा के घर वाले उन्हें बैठने के लिए कहते हैं और किचन से कुछ नाश्ता लेने के लिए कहकर चले जाते हैं। इधर इदरीस की नज़र फातिमा को ही ढूंढ रहा होता है कि फातिमा अपने कमरे से बाहर आ जाती है। और फातिमा जैसे ही इदरीस को अपने पास देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और शर्माते हुए अपने कमरे में फिर से चली जाती है। इधर इदरीस भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। तो फातिमा इदरीस को कमरे में देख के थोड़ी शर्मा जाती है और वो इदरीस को अपने बेड में बैठने के लिए कहती है। तो इदरीस वहाँ बैठ जाता है और फातिमा से बातें करने लगते हैं। इदरीस बातों ही बातों में फातिमा को बहुत पसंद करने लग गया था और फातिमा भी इदरीस को बहुत पसंद करने लगी थी। और फिर इदरीस ने पूछा क्या आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो फातिमा कहती है नहीं मेरे घर में लैंडलाइन फ़ोन है जिसको हमारा पूरा परिवार इस्तेमाल करता है। तो ये बात सुनकर इदरीस ने कहा अगर मैं आपके लिए एक फ़ोन लेके दूं तो क्या आप उसे रखना पसंद करेंगे। तो फातिमा कहती है क्यों नहीं, अगर आप लेके देंगे तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। तो ये बात सुनकर इदरीस बहुत खुश हो जाता है और उससे कल मार्केट में मिलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर इदरीस और उसकी माँ फातिमा के घर में नाश्ता करते हैं और फिर अपने घर चले आते हैं। दूसरे दिन इदरीस मार्केट जाके एक बहुत ही अच्छा सा फ़ोन खरीद कर फातिमा को दे देते हैं और फिर फातिमा अपने घर चली आती है और फिर वो फ़ोन अपने पूरे परिवार को दिखाती है और कहती है कि इदरीस ने हमें ये फ़ोन दिया है। तो कुछ दिन ऐसे ही फ़ोन में बात करते हैं, लेकिन एक दिन फ़ोन में ही बात करते करते इदरीस फातिमा से कहता है फातिमा मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फातिमा पूछती है मतलब। तो इदरीस कहता है मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मैं तुम्हारे घर में भी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि कुछ ही दिन में हमारी शादी है। तो फिर पता नहीं घर वाले या फिर अगल बगल के लोग क्या सोचेंगे, मैं इसलिए तुम्हारे घर भी नहीं आ पा रहा हूँ। तो फातिमा ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप ही बताओ कहाँ मिल सकते हैं हमसे। तो पता नहीं इदरीस को क्या समझ में आया कि इदरीस ने कहा हमारे घर के कुछ दूर में एक कब्रिस्तान है, उसके बगल में जो खाली जगह है, क्या तुम मुझे वहाँ मिलने आ सकती हो। तो फातिमा ने कहा कब मिलना है। तो इदरीस ने कहा मैं रात को तुम्हें फ़ोन करूँगा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और इदरीस रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब इदरीस के घर वाले सो जाते हैं तो वो फातिमा को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है
और अपने घर की खिड़की से बाहर निकल के उस जगह की ओर चल देता है और फिर वो थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो फातिमा का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद फातिमा भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछकर वहीं पे खाली जगह के पास एक झोपड़ी रहता है जिस पर वो दोनों चले जाते हैं। क्योंकि उस समय काफ़ी सर्दी वाली रात होती है तो इद्रिस फातिमा को लेकर झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। वहाँ कुछ ही देर में बहुत सारी बातें करने के बाद इद्रिस फातिमा को घर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ बात करते करते लगभग आधी रात हो गई थी। तो इद्रिस फातिमा को रोड के पास पहुँचा के फातिमा से कहते हैं तुम घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो गलत सोचेंगे, इसलिए तुम पहले चली जाओ, फिर थोड़ी देर बाद मैं आ जाऊँगा। तो फातिमा वहाँ से चली जाती है। थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद जैसे ही वो घर के लिए बढ़ता है तो सामने जो कब्रिस्तान है उसके एक कोने में उसे बहुत ही ऊंची लंबी आग जलती हुई दिखाई देती है। तो इद्रिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। तो इद्रिस उससे एकटक देखने लगता है और उसे लगता है कि वो आग धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। तो ये देख के इद्रिस से वहाँ रुका नहीं जाता है और वो वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। फिर अचानक से वो आग जलना बुझ के एक शरीर का आकार ले लेती है और उसे देखते ही इद्रिस वहीं पे बेहोश सा हो जाता है। और फिर दूसरे दिन इद्रिस की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाकर चौंक जाता है। तो जैसे ही उठता है तब तक उसकी माँ उसके पास आ जाती है। उसकी माँ पूछती है बेटा क्या हुआ? तो इद्रिस कुछ नहीं बोलता है। और फिर कुछ दिन बाद होता ये है कि इद्रिस एकदम चुपचाप सा रहने लगता है और बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लगता है, जैसे कि अपने घर के किसी कोने में अंधेरे में बैठा रहता था और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करता था। तो उसकी माँ को पता नहीं क्या हुआ, वो एक बार अचानक से ये देखती है कि इद्रिस कहीं से कुछ मांस लेके आता है और वो उसे कच्चा ही चबा चबा के खा रहा था। तो ये सब देख के इद्रिस की माँ पूरी तरह से डर जाती है। फिर वो दूसरे दिन ही अपने पास के एक मस्जिद में जाके वहाँ के मौलवी को सारी बात बताती है। तो मौलवी साहब कहता है तुम्हारे बेटे पे जिन का साया है जिसको इफरित जिन कहा जाता है और ये बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए तुम्हारे बेटे में जो बदलाव दिख रहा है वो इसी कारण से है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं एक कलावा देता हूँ, ये कलावा उसे बांध देना और फिर उसे कल यहाँ पे मस्जिद में लेके आना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे बेटे को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, उसे कोई भी बात बोलकर उसे यहाँ लेके आना। तो इद्रिस की माँ वो कलावा लेके वहाँ से चली जाती है और वो जैसे ही घर पहुँचती है तो इद्रिस उसे एक टक से देखने लगते हैं और उसकी माँ इद्रिस के पास जाती है और उसे बहला फुसला के उसके हाथ में वो कलावा बांधना चाहती है, लेकिन वो नहीं बांध पाती है। फिर दूसरे दिन जैसे ही उसकी माँ उसे मस्जिद में लेके जाने के लिए उसे कहती है तो इद्रिस पूरा गुस्से में आ जाता है और कहता है तू मुझे मस्जिद में लेके जाएगी? तेरी इतनी हिम्मत, देख मैं इसके साथ क्या करता हूँ। और इद्रिस के हाथ पैर मुड़ने लगते हैं और इद्रिस पूरा चिल्लाने लगता है। तो ये सब सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगते हैं और ये सब सुनकर फातिमा के परिवार वाले भी इद्रिस के घर पहुंचते हैं और वो भी ये सब देखकर डर जाते हैं। फिर किन्हीं से बोलकर उस मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाया जाता है और कुछ ही देर में वो मौलवी इद्रिस के घर में आ जाते हैं
और वो जैसे ही इदरीस को देखता है तो इदरीस उससे कहता है, तू यहाँ क्यों आया है? तो वो मौलवी साहब कहता है, कौन है तू और इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दे इसे। तो इदरीस के अंदर जो जिन था वो कहता है, इसने बहुत तेज परफ्यूम लगा रखा था जिसका महक मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण से मैं इसके शरीर में प्रवेश कर गया। तो वो मौलवी कहता है, पता तुझे क्या चाहिए इसके शरीर से जाने के लिए? तो इदरीस कहता है, मैं 15 दिन तक यही रहूंगा और कच्चा मांस खाऊंगा, फिर मैं 15 दिन के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। फिर उसके लिए कच्चा मांस लाया जाता है और वो उस मांस को ऐसे खाता है कि जैसे कई दिन का भूखा भी ऐसे नहीं खा पाएगा। और ये सब देखकर वहाँ जितने भी सारे लोग थे सभी एक दहशत में आ जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो इदरीस के शरीर से चला जाता है, लेकिन इदरीस बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीतता है वो ठीक होने लगता है। फिर वो कुछ दिन बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर इदरीस और फातिमा की शादी हो जाती है और वो अपने खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी गलत जगह के आसपास रात के समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता वहाँ कौन इंतज़ार कर रहा है हमारा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारी कहानी को शेयर करें, ताकि आपके तरह जो भी ऐसी ही रियल स्टोरी और हॉरर टॉपिक सुनना पसंद करते हैं तो ये स्टोरी उनके पास भी पहुंच सके। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले अनोखे हॉरर स्टोरीज, रियल टॉपिक, दुनिया के अनसुलझे रहस्य और रोचक बातें और कई सारी ऐसी जानकारी जिसके बारे में बहुत कुछ आपको भी शायद पता नहीं है, और ये सारी जानकारी हम आप तक अच्छे से पहुंचा सके, इसके लिए हमारा सपोर्ट करें। और अगर आपका साथ ऐसे ही रहा तो हम आपके लिए ऐसी ही नई खास और रोचक जानकारी हमेशा लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।